कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस में रहने वाले बर्ट नाम के आदमी को दिखाते हुए होती है, जो एक घर में स्विमिंग पूल साफ कर रहा था। लेकिन जैसे ही घर में रहने वाले लोग घर से बाहर चले जाते हैं तो वो अपने शिकार का सामान निकालकर पास के एक घर में घुस जाता है। दरअसल वो एक वैम्पायर हंटर था जो वैम्पायर का शिकार करके उनके दांत निकाल लेता था, क्योंकि उसे उन वैम्पायर्स के दांतों को मार्केट में बेचने से अच्छे पैसे मिल जाते थे। वो उस घर में घुसकर एक बूढ़ी फीमेल और एक यंग मेल वैम्पायर को मार के उनके दांत निकाल लेता है और अपने ट्रक में बैठकर वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपने जख्मों का इलाज करता है। वो अपनी पूरी बॉडी पर येलो कलर का एक चिपचिपा सामान लगाता है। इसके बाद वो अपनी बेटी पेज को स्कूल लेने जाता है। वो उसे योगर्ट वर्ल्ड से कुछ खाने की चीजें दिलाता है। फिर उसे अपनी एक्स वाइफ जॉसलिन के घर पर ड्रॉप कर देता है। वहाँ उसे पता चलता है कि जॉसलिन पेज की पढ़ाई और उसके दांतों के इलाज में होने वाले खर्च को अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अपने घर को बेचकर पेज के साथ फ्लोरिडा में शिफ्ट होने का प्लान बना रही थी। ये सुनकर बर्ट परेशान हो जाता है कि वो अपनी बेटी से दोबारा नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो जॉसलिन से वादा करता है कि वो पेज के ऊपर होने वाले खर्चों के पैसों का इंतजाम करेगा, जिससे उन्हें फ्लोरिडा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर जॉसलिन उसे नेक्स्ट मंडे तक का टाइम दे देती है। इस बीच एक रियल एस्टेट एजेंट ऑड्री, जो कि एक वैम्पायर थी, एक दूसरे वैम्पायर से कुछ करने के लिए कहती है। वो दूसरा वैम्पायर उसकी बातें नहीं मानता तो वो उसे एक नए बन रहे घर में जिंदा दफन कर देती है। इस बीच बर्ड अपने करीबी जानने वाले की दुकान पर जाता है, जिसका नाम ट्रॉय था। वो वहाँ उन वैम्पायर्स के दांतों को सेल करना चाहता है, जिसकी उसे बहुत कम कीमत मिलती है। ट्रॉय उससे कहता है कि अगर उसे ज्यादा कीमत चाहिए तो वो उन्हें यूनियन में जाकर बेच दे। दरअसल यूनियन वैम्पायर हंटर्स का एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट था, जहाँ से कुछ दिन पहले उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया था। कोई और रास्ता नहीं सूझा तो बर्ड अपनी गन और जॉर्डन से खरीदे हुए महंगे जूते उसे बेच देता है। फिर जब वो वापस अपनी कार में आता है तो उसे पेज की कॉल आती है और उससे बात करने के बाद वो पेज की पढ़ाई और उसके दांतों में लगने वाले ब्रेसेस के लिए पैसे इकट्ठा करने का फैसला करता है, ताकि उसे पेज से बिछड़ना ना पड़े। इसके लिए वो अपने फ्रेंड बिग जी को फोन करके उससे हेल्प मांगता है। इस बीच ऑड्री को उन वैम्पायर्स को मारने की खबर मिल जाती है जिसे बर्ड ने मारा था। पहले वो रोती और कातिल का पता लगाने के लिए पूरे घर को सूंघती है। तब वो और उसका असिस्टेंट इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उन दोनों वैम्पायर्स का मर्डर एक ही आदमी ने किया है और वो लोग ठान लेते हैं कि किसी भी तरह उस कातिल को ढूंढ निकालेंगे। इधर बर्ड बिग जे से मिलता है। फिर वो दोनों यूनियन जाकर वहाँ के हेड राल्फ सीगर से मिलते हैं। बिग जे कहता है कि बर्ड यूनियन में वापस आना चाहता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो काफी बदल गया है, लेकिन राल्फ को भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि बर्ड ने यूनियन के बहुत सारे नियम तोड़े थे, यहाँ तक कि एक बार जोखिम उठाकर शिकार करते हुए उसने अपने एक साथी की जान को भी खतरे में डाल दिया था। काफी समझाने के बाद राल्फ उसे एक हफ्ते के लिए ट्रायल के तौर पर रखने को तैयार हो जाता है। वो उसे डे शिफ्ट में काम करने को देता है, लेकिन डे की जगह नाइट शिफ्ट में पैसे कमाने के ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए बर्ड रिक्वेस्ट करता है कि उसे नाइट शिफ्ट में रखा जाए, पर राल्फ नहीं मानता और कंपनी की तरफ से एक आदमी को भी उसके साथ लगा देता है, जो शिकार के वक्त हमेशा उसके साथ रहकर उस पर नजर रखेगा, जिससे बर्ड कोई भी नियम को तोड़ ना सके। राल्फ से मिलने के बाद बर्ड दांतों को बेचने के लिए यूनियन के अकाउंट डिपार्टमेंट में जाता है, जहां उसकी मुलाकात सेथ से होती है, जो एक मामूली क्लर्क था और जिसे राल्फ ने बर्ड के साथ शिकार पर जाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। सेथ कहता है कि वो अभी फील्ड वर्क के लायक नहीं है, पर राल्फ ने उसे वादा किया था कि अगर वो इस काम को सही से पूरा कर लेगा तो वो उसको प्रमोट कर देगा, इसलिए वो बर्ड के साथ शिकार पर जाने को तैयार हो गया था। अगले दिन सेथ सुबह सुबह बर्ड के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और देखता है कि बर्ड चलने की तैयारी कर रहा है। बर्ड उसके साथ दोस्ताना अंदाज में बात करता है और उसे नाश्ते के लिए भी कहता है, पर सेथ मना कर देता है और उससे ज्यादा बात भी नहीं करता है। रास्ते में बर्ड उससे वैम्पायर्स के बारे में पूछता है तो सेथ कहता है कि भले ही उसने अभी तक कोई शिकार नहीं किया था, पर फिर भी उसे वैम्पायर्स के बारे में अच्छी नॉलेज थी। साथ ही यूनियन के नियम भी उसे अच्छे से याद थे। फिर वो किताबों से वैम्पायर्स के बारे में मिली सारी जानकारी बर्ड को देता है और बताता है कि 5 तरह के वैम्पायर्स होते हैं, जिनमें से एक का शिकार बर्ड आज करने वाला था। उन वैम्पायर्स को जुवेनाइल कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही छोटी उम्र में वैम्पायर बन चुके थे। ऐसे वैम्पायर्स के दांत दूसरे वैम्पायर्स के मुकाबले सस्ते होते हैं, लेकिन दोस्तों बर्ड को किसी भी तरह से पेज के लिए पैसे इकट्ठे करने थे, इसलिए वो हर तरह के वैम्पायर्स का शिकार करने को तैयार था। इस बीच ऑड्री ट्रॉय की दुकान पर पहुंच जाती है और वहाँ उसे बूढ़ी वैम्पायर के दांत मिल जाते हैं। वो ट्रॉय से पूछती है कि उसे वो दांत किसने बेचे थे, पर ट्रॉय बताने से इनकार कर देता है। तब वो कहती है कि किसी जमाने में इंसान वैम्पायर्स को गॉड की तरह पूछते थे और वो वैम्पायर्स को फिर से वही इज्जत दिलाना चाहती थी, इसलिए वो एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम करती है ताकि लॉस एंजलिस के पास उस पूरे एरिया में वैम्पायर्स को बसा सके। वो एक बार फिर से ट्रॉय से पूछती है, पर वो कुछ भी नहीं बताता तो बेरहमी से वो उसे मार डालती है। उधर बर्ड और सेथ एक बेकार पड़ी हुई बोलिंग करने की जगह पे पहुंचते हैं, जो कि छोटे वैम्पायर्स के लिए छुपने की परफेक्ट जगह थी। वहाँ पहुंचकर बर्ड उसे कार में बैठने के लिए
कहता है। इतने में सीगर का फोन आता है और वो सेथ से बर्ड के साथ चिपके रहने को कहता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। सेथ ने कभी वैम्पायर्स का शिकार होते हुए नहीं देखा था, इसलिए बोलिंग एली में घुसते हुए वो घबरा गया था। लेकिन बर्ड बहुत होशियारी से सारे वैम्पायर्स को मार गिराता है। ये सब देखकर सेथ का पेशाब निकल जाता है और उसकी पैंट गीली हो जाती है। बर्ड उसे समझाकर अपने घर ले आता है, फिर वो उसे येलो कलर की वही चीज देता है जिसे वो अपनी बॉडी पर लगाता था। इस चीज को लगाने से उनकी बॉडी से इंसानों की स्मेल गायब हो जाती है, जिससे वैम्पायर्स उन्हें ट्रैक नहीं कर पाते। बर्ड जब अपने ट्रैक पर वापस जाता है तो देखता है कि सेथ अपना नोटबुक वहीं भूल गया है। वो उसे पढ़ने लगता है, फिर वो जोसेलिन को मैसेज करता है कि उसने उन्हें देने के लिए आधे पैसों का इंतजाम कर लिया है और बाकी पैसों का इंतजाम भी जल्द ही कर लेगा। तब तक के लिए वो उसे थोड़ा सब्र रखने के लिए कहता है। घर पर उसकी मुलाकात एक नए किराएदार से होती है जिसका नाम हेदर था। पेशे से वो एक नर्स थी। अगले दिन बर्ड सेथ को उसके घर से पिक करता है और उसकी नोटबुक को ऊंची आवाज में पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था कि बर्ड ने कल शिकार के दौरान बहुत सारे नियम तोड़े थे। ये सुनकर सेथ उससे कहता है कि उसने वो सारे रिकॉर्ड्स लिखे जरूर हैं, पर राल्फ को उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तब बर्ड सेथ से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे और 2 दिन की मोहलत दे दे ताकि वो अपनी बेटी के लिए पैसा इकट्ठा कर सके। इसके बाद भले ही यूनियन उसे दोबारा निकाल दे, कोई परवाह नहीं है उसे। फिर वो जरूरी चीजें खरीदने के लिए ट्रॉय के पॉन शॉप में जाता है, पर वहाँ उसे ट्रॉय की डेड बॉडी मिलती है और टेबल पर बर्ड का नाम लिखा हुआ मिलता है, जो शायद ऑड्री के टॉर्चर करने पर ट्रॉय ने लिखा होगा। सेथ तुरंत उसकी खबर राल्फ को देना चाहता है, पर बर्ड उसे रोक देता है और उसे बताता है कि बार बार नियम तोड़ने की आदत के बावजूद भी उसने यूनियन को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था कि वो अपनी बेटी पेज के लिए पैसे इकट्ठा कर सके ताकि उसे अपनी बेटी से बिछड़ना ना पड़े। सेथ को उस पर दया आ जाती है और वो मान जाता है कि वो मंडे तक राल्फ को किसी भी रूल के टूटने की रिपोर्ट नहीं करेगा। घर आकर वो देखता है कि हेदर अपनी अपार्टमेंट की खिड़की पर किसी आदमी के साथ बहस कर रही थी। अगले दिन बर्ड और सेथ का सामना नाइजीरियन ब्रदर से होता है। वो दोनों भाई फेमस वैम्पायर्स हंटर थे जो कि स्टीरियो रिपेयर करने वाले के भेष में घूमा करते थे। वो बर्ड के साथ मिलकर वैम्पायर्स के अड्डे पर हमला करने और उसमें होने वाले प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटने का प्लान बनाते हैं। अड्डे पर इतने सारे वैम्पायर्स को एक साथ देखकर सेथ फिर से कपड़ों में पेशाब कर देता है, जबकि बाकी लोग बहादुरी से लड़ते हुए सारे वैम्पायर्स को खत्म कर देते हैं। जब सारे वैम्पायर्स मारे जाते हैं तो सेथ रियलाइज करता है कि उस अड्डे पर अलग अलग किस्म के वैम्पायर्स एक साथ रहते थे, जो मामूली बात नहीं थी। नाइजीरियन ब्रदर्स कहते हैं कि वैम्पायर्स ने एक ऐसी सनस्क्रीन खोज निकाली थी जिसको लगाकर वो दिन में बाहर भी जा सकते थे। घर लौटते वक्त बर्ड सेथ की तारीफ करते हुए कहता है कि उसमें काफी सुधार हुआ है और उसमें एक हंटर बनने के सारे गुण हैं। इसके बाद बर्ड पेज को उसकी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में ले जाता है। वहाँ उसे ऑड्री का कॉल आता है जो उसे जान से मारने की धमकी देती है। बर्ड समझ जाता है कि उसे और उसके परिवार की जान का खतरा है, इसलिए वो तुरंत ही पेज को साथ लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो देखता है कि ऑड्री के कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं, तो वो पेज को हेडफोन्स लगाकर अपने आईपैड पर गेम खेलने के लिए कहता है और खुद गाड़ी को इतनी तेज भगाता है कि वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। उन 2 लोगों में से एक को बर्ड पहचान जाता है कि ये वही आदमी था जिसके साथ पिछली रात हेदर की बहस हुई थी। बर्ड जब जोसेलिन के घर पहुंचता है तो देखता है कि उससे पहले ऑड्री वहां पहुंचकर जोसेलिन को बंदी बना चुकी थी और जमीन पर सेथ बेहोश पड़ा था, जिसे वैम्पायर्स ने दांतों से काटा था। ऑड्री बर्ड को छोड़कर जोसेलिन और पेज को अपने साथ ले जाती है। उसे पक्का यकीन था कि सेथ जब जागेगा तो बर्ड को खा लेगा, पर नया नया वैम्पायर बना सेथ बर्ड का मुकाबला नहीं कर पाता है और जल्द ही बर्ड उस पर काबू पा लेता है। बर्ड उसके सर को काट देता है, पर फिर भी सेथ नहीं मरता और अपने हाथ से अपना सर अपनी बॉडी पर फिक्स कर देता है और वो दोनों वहाँ से निकलकर हेदर के घर पहुँचते हैं, क्योंकि बर्ड को लगता है कि हेदर ऑड्री के लिए काम कर रही है। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ऑड्री ने हेदर को वैम्पायर बना दिया था और उससे जबरदस्ती अपने काम करवाती थी और हेदर को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती थी। ऑड्री बॉब की जान के पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि बॉब ने जिस बूढ़ी वैम्पायर को मारा था वो ऑड्री की बेटी थी। अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए ऑड्री पेज को वैम्पायर बनाना चाहती थी ताकि वो अपनी माँ जोसेलिन को काट कर खा ले। इस काम के लिए वो पेज को वैम्पायर्स की पवित्र जगह पर ले जाती है। इस बीच सेथ अपनी वैम्पायर वाली नई जिंदगी से एडजस्ट करने की कोशिश करता है और इसमें हेदर उसे गाइड करती है। सेथ और हेदर ऑड्री को हराने में बर्ड की हेल्प करना चाहते हैं और उसके अंडरग्राउंड बेस की तरफ जाते हैं, जहां ढेर सारे वैम्पायर्स को देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। सेथ बिग जे को बहुत पहले ही खबर कर चुका था, इसलिए बिग जे उन तीनों की हेल्प करने वहां पहुंच जाता है। फाइट करते हुए बिग जे को एक वैम्पायर काट लेता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता और बर्ड को ऑड्री से अकेले मुकाबला करने देता है और खुद एक बम के जरिए सारे वैम्पायर्स को मारने के लिए अपनी जान की बाजी
लगा देता है। उधर सेथ और हेदर ऑड्री के बॉडीगार्ड से फाइट करते हैं, जबकि बर्ट ऑड्री से लड़ता है। हेदर और सेथ से अकेले लड़ते हुए गार्ड उन दोनों को एक एक हाथ से पकड़कर अपने काबू में कर लेता है, पर तभी सेथ और हेदर उसे अपनी तरफ जोर से खींचते हैं, जिससे उसके दोनों हाथ टूट जाते हैं। दूसरी तरफ ऑडी और बर्ट की लड़ाई चलती है। ऑड्री के पास सुपर पावर और सुपर स्पीड होने के बावजूद बर्ट अपनी चालाकी से उसे हरा देता है। वो एक बहुत बारीक चांदी की तार को रास्ते में लगा देता है और जब ऑड्री बर्ट को मारने के लिए बहुत तेजी से बर्ट की तरफ बढ़ती है तो उस बारीक तार से उसकी गर्दन कट जाती है और वो तुरंत ही मर जाती है। जब सारे वैम्पायर्स मर जाते हैं तो बर्ट जोसेलिन और पेज को गले लगाता है। फिर वो सब हेदर और सेथ से मिलते हैं और बर्ट उन्हें अच्छे वैम्पायर्स के रूप में अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है। सीन शिफ्ट होता है दोस्तों और हम देखते हैं कि यूनियन में राल्फ बर्ट और सेथ से कोई रिपोर्टिंग नहीं करने की वजह से डांटता है। वो उन दोनों पर बहुत सारे नियमों को तोड़ने का इल्जाम भी लगाता है, पर सेथ नियमों में कमी निकालकर खुद के साथ बर्ट का भी बचाव करता है। भले उसे प्रमोशन नहीं मिलता, पर वो बर्ट के साथ काम करके एक अच्छा शिकारी बनना चाहता है। जब बर्ट अपने परिवार के साथ घर को लौट रहा होता है तो अचानक बिग जे मेन होल से निकलकर उनके सामने आ जाता है। दरअसल वैम्पायर बन जाने के कारण बिग जे उस बम धमाके में नहीं मरा था।